तो आज जो FLS का टॉपिक है वो है Next.js पे, और हम कैसे अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को SSR बना सकते हैं। तो उस बारे में हम बात करते हैं कि Next.js क्या है, Next.js कैसे SSR बनाती है रिएक्ट की एप्लीकेशन को, क्या बेनिफिट्स Next.js प्रोवाइड करती है जो हमें रिएक्ट ऐप प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, और भी थोड़ी बातें कि राउट्स कैसे हैंडल होते हैं इसके, अगर हमें SSR बनाना है तो SSR होता क्या है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे आज हम। तो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट एक बार ही देख लेते हैं क्या क्या इसमें डिस्कस होगा। इंट्रोडक्शन कि Next.js होती क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या Next.js के फीचर्स हैं, और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग में फ़र्क क्या होता है, क्या ऐसा फ़र्क आ जाता है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें एक एप्लीकेशन को क्लाइंट साइड रेंडर करवाना है, एक एप्लीकेशन को सर्वर साइड रेंडर करवाना है, बेनिफिट्स क्या क्या है SSR के। एक जनरल से बता देता हूँ कि SEO हो गया, आपका यूज़र एक्सपीरियंस हो गया, सिक्योरिटी भी माना जा सकता है कि हाँ एक एस्पेक्ट है, दो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का कि। और Next.js राउटर, कितनी टाइप की Next.js की राउटिंग होती है। बेनिफिट ये है कि रिएक्ट का राउटर एक लाइब्रेरी है, अलग से हमें डालना पड़ता है, मगर Next.js का राउटर जो होता है Next.js खुद प्रोवाइड करता है, तो ये उसका एक बेनिफिट है। डायनामिक राउटिंग एक उसका है, पेज वाइज स्ट्रक्चर राउटिंग होती है उसमें, रादर दैन जो हमें राउट डिफ़ाइन करने पड़ते हैं React.js में। और डिप्लॉयमेंट एक हमेशा एस्पेक्ट रहता है एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कि हाँ यार हमें AWS जाना पड़ेगा, जेनकिंस CI/CD करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए इनकी डिप्लॉयमेंट काफ़ी बेनिफिशियल है। इनकी अपनी ही बैक प्लेटफॉर्म है कि ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ओवरव्यू देख लेंगे एक डेमो ऐप का कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें चलती हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है और राउटिंग कैसे परफॉर्म होती है। Next.js अपने आप को एक रिएक्ट फ्रेमवर्क के नाम से बोलता है कि हाँ मैं एक रिएक्ट फ्रेमवर्क हूँ। वो क्यों बोलता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें उसमें प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा एक तरीके से, इसलिए वो अपने आप को एक एज अ React.js का द रिएक्ट फ्रेमवर्क बोलता है। अब React.js एप्लीकेशन को SSR कैसे बनाता है। अब React SSR एक कंसेप्ट है, मगर इतना यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर React की एप्लीकेशन यूज़ जो लोग करते हैं वो क्लाइंट साइड करते हैं रादर दैन सर्वर साइड रेंडर। एक React SSR का कंसेप्ट आया था, दो इतना यूज़फुल नहीं है। उसमें हमें काफ़ी मेथड प्रोवाइड करता है React कि हाँ हम कैसे एक अपनी एप्लीकेशन को SSR कर सकते हैं, Express.js के साथ लगा सकते हैं। तो Next.js हमें एक वही चीज़ प्रोवाइड करता है, एक तरीके से रैपर प्रोवाइड करता है SSR का उसके लिए। फाउंडेड एंड बैक बाय वर्सेल। इनिशियली Z से माना जाता था, Z का नाम था, अब उन्होंने वर्सेल में चेंज कर दिया, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ये तो है कि इतनी आसानी से अभी Next.js जाने वाली नहीं है, कोई छोटी कंपनी नहीं है कि हाँ थोड़े टाइम में उनके पास सोर्सेज नहीं है तो उन्होंने बंद कर दिया, नहीं, काफ़ी टाइम तक है अभी। तो मेथड्स कैसे एक रिएक्ट एप्लीकेशन को SSR बना देती है Next.js, वो हम देखेंगे कि 3 मेथड प्रोवाइड करती है बेसिकली। सर्वर साइड प्रॉप्स, स्टैटिक प्रॉप्स एंड इनिशियल प्रॉप्स। 9.3 वर्जन से पहले एक ही मेथड आता था हमारे पास, गेट इनिशियल प्रॉप्स। तो उस गेट इनिशियल प्रॉप्स इज बेसिकली आइसोमॉर्फिक फेच जो क्लाइंट साइड कोड भी रन करता है और सर्वर साइड पे भी। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि क्लाइंट साइड कोड रन कर रहा है, बट यस क्लाइंट साइड भी रन होता है। तो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव इन्होंने निकाला कि सिर्फ हम अगर एक कोड है जिसको सिर्फ हम सर्वर साइड रेंडर करवाना, मतलब सर्वर साइड ही चलाना चाहते हैं, तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स नाम का एक मेथड आया। इसका ये आइसोमॉर्फिक से हटाकर वो सिर्फ सर्वर साइड चलता है, तो ये एक बेनिफिट है। स्टैटिक प्रॉप्स, अब जैसे हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स हैं, अगर हमें स्टैटिक वेबसाइट को रेंडर करवाना है, मतलब स्टैटिक कंटेंट रेंडर करवाना है, जैसे हमारा पहले से ही कंटेंट पड़ा है या काफ़ी कम कंटेंट है, तो हमें पता है कि एक पेज का लोड टाइम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप SSR में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप ज़्यादा कंटेंट लोड करवा रहे हो तो एक तरीके से लोड टाइम बढ़ जाता है सर्वर का। तो उसके लिए स्टैटिक कंटेंट, मगर काफ़ी छोटा कंटेंट रेंडर करवाने की पॉसिबिलिटी रहती है कि कम से कम हो। अब आप सोचो कि चैट एप्लीकेशन को मैं स्टैटिक प्रॉप से मंगा लूँ और सारा डेटा स्टैटिकली दिखा दूँ, तो वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है।
आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्लो हो जाएगी। CSS एंड JS, अब इसमें एक प्रोवाइड होता है हमारे पास स्टाइल JSX करके। स्टाइल टैग हम आराम से JSX में यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ भी होती है, स्कोप, ग्लोबल, सिक्योरिटी, वो सब हम देखेंगे एक बारी जब हम डेमो ऐप पे बात करेंगे। ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन, मेन सबसे बेनिफिट एक इसका ये भी है Next.js का ओवर विद द React.js इंटीग्रेशन कि इसकी ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन है। ये नहीं कि हमें बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब जैसे बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें बेबल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, पूरा वेब पैक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मगर Next.js में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरा प्री कॉन्फ़िगर्ड करके देता है। बेटर ये भी है कि इसकी फाइल बेस्ड राउटिंग है, हॉट रिलोड सपोर्ट करता ही है ये, और यूनिवर्सल रनटाइम। अब एक बारी डिफरेंस जान लेते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में फ़र्क क्या है, कि ऐसा क्या होता है क्लाइंट साइड में जो सर्वर साइड पे नहीं हो पा रहा है, सर्वर साइड में ऐसा क्या है जो क्लाइंट साइड पे नहीं हो पा रहा, और हमें अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ी कि हाँ हमें Next.js अलग से यूज़ करना पड़ा और React.js अलग से। तो एक बारी उस पर बात कर लेते हैं। क्लाइंट साइड रेंडर ऐप जैसे हमारी React.js है, वो क्या करती है, जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो क्लाइंट साइड पे लोड करती है। अब जितना भी जैसे हमारी HTML है, या फिर हमारी JS है, या फिर हमारी CSS है, वो तीनों चीज़ें वो फ्रंट एंड पे लोड करेगी। तो जिसकी वजह से इनिशियली आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है कि हाँ आपको एक लोडिंग का आइकन दिखता है सिर्फ, तब तक जब तक हमारा बैकएंड में ये सब कुछ लोड हो रहा होता है पीछे पीछे, तब तक हमें एक लोडिंग का आइकन दिखेगा। तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अच्छा नहीं माना जाता। अब सर्वर साइड रेंडर है, उसमें आपका जो कंटेंट होगा, दो लोड टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मगर आपका जो कंटेंट होगा वो प्री लोडेड आएगा। ये नहीं होगा कि आपका कंटेंट दिख नहीं रहा, बाकी जो मैनिपुलेशंस वगैरह या फिर जो आप इंटरेक्शंस होगी वो क्लाइंट साइड पे होगी, मगर जो कंटेंट इनिशियली जो लोड होकर आएगा वो सर्वर साइड से होकर आएगा। तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह और या HTML CSS आपको प्री फिल्ड दिखेगी, जितनी बेसिक JS भी है इनिशियल। क्लाइंट साइड में हमें डॉम APIs अवेलेबल होती है, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट की विंडो की API, ये सब अवेलेबल होती है, मगर हमारे पास सर्वर साइड में ना डॉक्यूमेंट होता ना विंडो, तो हम ये सब चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते, डॉम APIs जो भी है। बेनिफिट्स क्या है SSR के, क्यों हमें SSR की तरफ जाना पड़ता है? अब सबको पता होगा कि SPA सिंगल पेज एप्लीकेशंस में क्या होता है, हमेशा एक SEO की दिक्कत रहती है। दो अब काफ़ी कम है, गूगल के क्रॉलर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट जैसे डक डक गो है, याहू सर्च है, इनमें अभी भी क्रॉलर्स का सपोर्ट नहीं है। गूगल के क्रॉलर ज़रूर SPA को सपोर्ट करते हैं, मगर डक डक गो या याहू ये सब सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है उससे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हमारे अब हम कोई कंटेंट अपने कहीं पे शेयर करते हैं, जैसे हम ट्विटर पे शेयर करते हैं या फिर हम फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो हम फेसबुक पे जब भी हमें कोई कंटेंट शेयर करना पड़ता है तो हमें उसका बेसिकली कंटेंट का वो बनाना पड़ता है, OG टैग से हम करते हैं। मेटा टैग्स में OG टैग्स होते हैं, तभी वो जो हम कोई लिंक शेयर करते हैं तो उसमें हमें एक तरीके से बेसिक पोस्ट बन के आ जाती है, तो वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। और उसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप क्लाइंट साइड रेंडर जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट ऐप की बात करें तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल पाता है, इवन यू यूज़ OG टैग्स। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे जो राउटर है वो एक्सपोज नहीं होते हैं, हमारा हर एक वो अलग पेज नहीं है, राउट नहीं है, हमारे इंटरनल राउटिंग होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन में, तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हमें नहीं मिल पाती है। और हम इन केस ऑफ Next.js हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर सकते हैं ईजीली। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा एक सर्वर पे लोड हो रही है तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी उसकी अच्छी हो जाती है। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि कैसे यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होता है, कि एक है कि जहाँ पे आपको लोडिंग दिख रहा है और एक है आपको प्रीफिल्ड कंटेंट आ रहा है, चाहे आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेकंड्स लग रहे हैं लोड होने में क्योंकि सारा डेटा बैकएंड से लोड होकर आ रहा है, मगर फिर भी आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर होगा उससे। Next.js के राउटर का पहले एक बारी बात कर लेते हैं कि कैसे Next.js का राउटर क्या है, कैसे काम करता है। तो Next.js पे हमारे पास फाइल बेस्ड राउटर कंसेप्ट होता है। हमारा हर एक जो फाइल है वो एक राउट है, और हमारा फोल्डर स्ट्रक्चरिंग भी ऐसे हम रखते हैं पेजेस में,
बाकी हम डेमो ऐप में देखेंगे कि कैसे हम इसकी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग रखते हैं और कैसे हम इसके डायनामिक राउट्स और स्टैटिक राउट्स को यूज़ कर पाते हैं, और कैसे ये पेजेस का कंसेप्ट है जो ये फाइल बेस्ड राउटिंग अपने आप को बोलता है। डायनामिक राउट्स जैसे अगर कंपेयर किया जाए कि हमें अब रिएक्ट की एप्लीकेशन में अगर आईडी चाहिए या फिर हमें कोई पैराम एक्सेस करना है, तो हमें वो इजीली ऐसे एक्सेस नहीं हो पाता, हमें मतलब थोड़ा वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि हमें आईडी प्रोवाइड करनी है। अब इसमें क्या होता है कि हम इजीली उस परम को एक्सेस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन सा डायनामिक राउट होगा, कौन सा वो, जस्ट बेस्ड ऑन द फाइल सिस्टम, कि कैसे हम अपने फाइल को बनाते हैं। ये होता है कि हम ऐसे अगर किसी को राउट को या फिर फोल्डर को ऐसे डिफाइन करते हैं एरे ब्रैकेट्स के साथ, तो हम उसका परम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। शैलो राउटिंग में अगर हमें शैलो राउट कोई बनाना है, तो हमें जैसे हम चाहते हैं कि हमारे गेट इनिशियल सर्वर प्रॉप्स और स्टैटिक प्रॉप्स ना चले, तो हम हम एक उसमें राउटर में पास कर सकते हैं। जब हम फ्रंट एंड से पुश कर रहे होते हैं तो हम उसमें पास कर सकते हैं कि शैलो ट्रू, तो हाँ वो शैलो राउट बन जाते हैं। तो हमें ये सब चेक नहीं करना पड़ता कि सर्वर साइड में कुछ लिखा हुआ है कि गेट सर्वर साइड प्रॉप्स में, गेट स्टैटिक प्रॉप्स में, गेट इनिशियल प्रॉप्स में, तो वो हम उसे स्किप कर सकते हैं। तो ये होता है शैलो राउटिंग, इसमें कंसेप्ट होता है। डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा था मैं कि कैसे इतना बेनिफिशियल होता है डिप्लॉयमेंट। एक जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसके लिए जितना इजी हो डिप्लॉयमेंट उतना बढ़िया। तो कैसे ये प्रोवाइड करता है डिप्लॉयमेंट, इसका कैसे इजी बनता है वो मैं बताता हूँ। सिर्फ इनका अपना प्लेटफॉर्म पे ही ये लोग डिप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमें और AWS है, डेवऑप और या एज़्योर वगैरह है, हमें यूज़ करना पड़ता है। या फिर प्लेटफॉर्म के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो Heroku है, हमारे पास नेटलिफाई है, बट उनसे भी बेटर है Next.js का डिप्लॉयमेंट, और वो SSR भी है। SSR का बिल्ट इन सपोर्ट देता है। जो जितनी भी इसकी फ़ायदे होते हैं Next.js के, यू कैन ईजिली यूटिलाइज इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो आप अगर डिप्लॉयमेंट अगर करना चाहते हो तो बेस्ट सूटेड यही है कि फ्री भी है, तो बेस्ट सूटेड यही है कि आप वर्चुअल पे डिप्लॉय करो अपना। करना क्या आपको, अगर डिप्लॉयमेंट करनी है तो स्टेप्स क्या है उसके, साइन अप करो वर्चुअल में, पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। इंपोर्ट अपना गिटहब से कोई कोड इंपोर्ट करो, इंपोर्टिंग के बाद उसका अपने आप एक राउट बन जाएगा। डिफ़ॉल्ट एक राउट ये लोग बना के देते हैं हमें, उसके बाद हम CNAME लगा के अपना, जैसे हमें कस्टम डोमेन डालना है तो हम CNAME करके यूज़ कर सकते हैं उसको। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप जितनी बारी भी एक आपने कंसिडर करो कि गिट में एक ब्रांच बनाई डेवलप नाम से, अब आप चाहते हो कि जैसे ही मैं देखूं कि मैं अगर मेरे को डेवलप का कितना भी वो है, कितनी प्रोग्रेस है मेरी, मैं चाहूँ तो मैं देखना चाहूँ कि मेरी डेवलप की कितनी प्रोग्रेस है, तो वो क्या करता है कि हर एक ब्रांच का अलग एक डिप्लॉय कर देता है कोड। जो हमारा मेन पे जाता है वो तो एक जो हमारी हम डिफ़ाइन करते हैं मेन ब्रांच, उस पे जाए उसका कोड जो होगा मेन पे डिप्लॉय होगा। मगर रादर देन हमारे छोटे छोटे डिप्लॉयज होते रहते हैं जितनी भी हम कमिट्स करते हैं और जितने भी हम वो करते हैं ब्रांचेस बनाते हैं, तो उसके बेहाव पे ना ही हमें CI/CD करना पड़ता है, कोई भी नहीं, काफ़ी ईजी है ये। एक बार ये डेमो ऐप देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कैसे कैसे हमें ये यूज़फुल है काफ़ी हमारे लिए। तो उसके लिए एक बार ये डेमो ऐप देख लेते हैं। ये एक Next.js की डेमो ऐप है। तो ये जितना भी कंटेंट लोड हुआ है ये गेट स्टैटिक प्रॉप से हुआ है। जैसे हम अगर ये इवन सिंगल पेज पे भी जा रहे हैं तो आप नेटवर्क कॉल पे भी देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि एक कॉल हमारी API की जा रही है। पेज की कॉल जाएगी, राउटिंग जेसन भी आया, मगर कोई वो अलग से कॉल नहीं जाती है उसकी, नेटवर्क कॉल में API की कॉल नहीं जाएगी। अब एक मेन बात देखने वाली ये है कि अगर आप एक राउट से दूसरे राउट पे जाओगे तब तो आपकी क्लाइंट साइड राउटिंग होती है, मगर आप अगर सीधा पेज लोड करोगे तो आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पोस्ट की कॉल गई है, तो हम ये एक राउट से और एक Next.js के राउट से दूसरे Next.js के राउट पे गए हैं तो हमारी एक कॉल गई। बट अगर हम सीधा राउट को एक्सेस करें
आपको पोस्ट की कॉल नहीं दिखेगी। तो एक मान सकते हैं कि हाँ, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है यूज़र को नहीं दिख रही है, एक्सपोज नहीं है, तो एक तरीके से सिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट है कि हाँ, हमारे को बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। कोड की तरफ चलते हैं, तो कोड पे हम देख सकते हैं कि एक बारी मेरे को चेंज करना पड़ेगा ताकि आई थिंक नाउ यू वुड बी एबल टू सी इट कि कैसे कोड होगा इसका। तो इसमें हमें ये एक प्रोवाइड होता है, पेजेस नाम का फ़ोल्डर होता है जिसमें सारे हम अपने राउट्स डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमारे ये राउट है कि मैंने अभी एक अदर पोस्ट के राउट पे गया था, तो वो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक राउट था अदर पोस्ट नाम का। इंडेक्स फाइल जो होगी वो उसके डिफ़ॉल्ट पेज पे, मतलब जैसे कंसिडर दिस कि अगर हमें स्लैश राउट पे जाना है, जो भी राउट नेम है इसका, तो हमारी इंडेक्स फाइल यूज़ होती है। अगर हमें यही से डायनामिक बनाना हो, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है राउट डायनामिक हो जाए, तो हम इसे एक एरे की फॉर्म, एरे ब्रैकेट्स में हम इसे पास कर सकते हैं कुछ भी। अब जो ये बिहाफ पे अब इसकी आईडी होगी, जैसे हम इस परम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उस परम को, मैं एक डायनामिक राउट का एग्जांपल ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये स्लग है, अब इसको यूज़र को स्लग एक्सेस करना है, तो ये परम्स डॉट स्लग से ही एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम डायनामिक राउट्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं कि हम कैसे एक डायनामिकली जो हमारा स्लग पास होगा, हमें सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर पे देखना है। हमें ये नहीं कि एक्सटर्नल आईडी करके राउट में एक आईडी पैरम पास करके उसके बाद हमें वो कॉन्फ़िगर करना है, नहीं, हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इसका स्लग। तो ये एक बेनिफिट है इसकी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग का, काफ़ी बेनिफिट है। अब अगर हम, जैसे हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारा एक पेज राउट नहीं हो रहा है, अब हमें नॉर्मल में क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ती है। बट अगर मैं इसके पास एक राउट नहीं पहुंचता है, तो ये 404 या फिर नॉट फाउंड वाले पेज को खुद से हैंडल करता है। हमें एक बनाना नहीं पड़ता कि हमें अलग से हैंडल कि हमें एक अलग से राउट को वो बनाना है, 404 नॉट फाउंड का पेज बनाना पड़ेगा। ये खुद से, जो इसको राउट नहीं मिलेगा वो खुद से हैंडल करता है आराम से। चाहे तो हम बना भी सकते हैं यहाँ पे एक, जैसे अगर हम चाहे तो 404.js जो पेजेस के रूट फोल्डर में एक 404.js के नाम से बना सकते हैं, तो उसमें वो कस्टम 404 पेज बना देगा, चाहे हम कुछ भी लिखें उसमें। तो हम उसको एक कस्टम भी बना सकते हैं, मगर मैंडेटरी नहीं है एट द एंड कि हमें, हाँ, एक पेज बनाना पड़ेगा 404 के लिए, वो मैंडेटरी नहीं है। ये जितना भी हमारा डायनामिक स्टैटिक कंटेंट था, जो मैं आपको बात कर रहा था गेट स्टैटिक प्रॉप्स में, जैसे ये यूज़ करते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स। तो ये जितना भी स्टैटिक कंटेंट है, एक ये फाइल से आ रहा है, पोस्ट की फाइल से, जो भी तीन इसके ब्लॉग्स डाले हुए हैं वो स्टैटिक कंटेंट। तो हम स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए भी प्रेफर कर